जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम आपको बता दिए थे कि थ्योरेटिकल टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे और सभी टॉपिक्स को हम लोग ध्यान रखना अच्छे तरीके से देख लिए थे, अच्छे तरीके से क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। हम बोले थे कि आपको ध्यान रखना थ्योरेटिकल क्लास के बाद जो है जो न्यूमेरिकल वाला क्लास आएगा, जो सवाल वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के लिए एक अलग से क्लास लेंगे। तो ध्यान रखना इस क्लास में हम जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि कल के क्लास में हम आपको छोड़ देते, सवाल लगवाना नहीं बताए थे और साथ में आपको विद्युत मोटर की संरचना वाला नहीं बताए थे और विद्युत जनित की संरचना आपको नहीं बताए थे। आज सभी चीजों को ध्यान रखना, हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर की लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके पूरा अच्छे से बता दीजिएगा। हम ध्यान रखना आपको एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय थोड़ा है। तो ध्यान रखना, शुरुआत करते कह रहा 50 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, ठीक, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मतलब दर्पण ही है, कोई दर्पण तो होबे करे। तो मान लो यहाँ पे मान लेते कौन सा दर्पण है, दर्पण के सामने मतलब अवतल दर्पण ले लेते हैं। दर्पण कौन सा है, ठीक। तो जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है यहाँ पे, ये जो दर्पण दिख रहा है आपको अवतल दर्पण दिख रहा है। अवतल दर्पण में ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पे ध्रुव P हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ना कि 50 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, यहां से ध्यान रखना वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव P से, और ध्यान रखना ध्रुव, इधर रखना यहाँ C से P के बीच की दूरी जो होती है क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है 30 सेंटीमीटर। कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आगे क्या कि किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना, ये जो दर्पण दिख रहा है इससे 20 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई, तो 20 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। वस्तु की स्थिति, प्रकृति तथा साइज को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, पहले तो जो जो चीज हमें पता है उसको एक जगह लिख लेते हैं। अब जैसे वस्तु की लंबाई कितना है, ये जो वस्तु दिख रही है ये वस्तु है, इस वस्तु की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर। कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, जो वस्तु की लंबाई होती है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एच से। एच बराबर कितना आ गया है, 50 सेंटीमीटर। और हम लोगों को ध्यान रखना क्या दे रखा है, तो हम लोगों को और देखेंगे तो वक्रता त्रिज्या दिया है। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को दिखाते किससे, कैपिटल आर से। कैपिटल आर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो फोकस बराबर, तो फोकस एफ बराबर, तो एफ बराबर होता है आर बाई 2। तो आर का मान कितना है, ये एफ, ध्यान रखना फोकस हमें नहीं पता तो फोकस कैसे ज्ञात करेंगे, तो फोकस का सूत्र होता है आर बटे 2। आर कितना है, आर है 30। आर कितना है ध्यान रखना, तो देखेंगे तो आर है 30, अब बटे 2 है तो 2, 2 एक कम 2, 15 दूनी 30, तो कितना निकल के आ गया, 15 सेंटीमीटर। एफ कितना निकल के आ गया, 15 सेंटीमीटर। और भी कुछ हम लोगों को दिया है तो देख लेंगे। तो ध्यान रखना क्या दिया है, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर, जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है वो क्या होती है, u होती है। u कितना दे रखा है ध्यान रखना, तो -20। क्योंकि ध्यान रखना हम एक चीज आपको बता दें, जब आप कार्तीय तल पढ़ोगे तो कार्तीय तल का ये जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु को इधर आते हैं तो माइनस, मूल बिंदु के इधर जाते हैं तो प्लस। जैसे जैसे कार्तीय तल होता है इसके इधर जाते तो प्लस, इधर आते तो माइनस, ऊपर जाते प्लस, नीचे आते तो माइनस। जस्ट वही चीज दर्पण में भी होती है, दर्पण में भी वही चीज होता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। तो जब हम वस्तु कहाँ है, सामने है, सामने तो इधर होगी, इधर होगी तो वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी क्या होगी,
माइनस में होगी, तो इसलिए क्या लिख दिए -20। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लेते हैं हम लोग प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है वो ध्यान रखना, उसको किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। v हमें नहीं पता है, v बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोगों को ध्यान रखना क्या ज्ञात करना है, ये तो हमें v पता नहीं है, क्या ज्ञात क्या करना है, ध्यान रखना क्या ज्ञात करना है, दर्पण की क्या ज्ञात करना हमें, दर्पण की स्थिति प्रकृति तथा साइज। दर्पण की क्या ज्ञात करना, स्थिति प्रकृति तथा साइज हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को देखो ध्यान से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना हम लोगों का जो दर्पण का सूत्र होता है क्या होता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ध्यान रखना क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान रखना क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, यह 1/f बराबर होता है। अब 1/u इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो सिंपल लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल सा लिख सकते हैं। तो जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर 1/f का मान कितना, 1 है तो 1, f का मान कितना निकला है 15, तो क्या लग देंगे 15, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 बटे u का मान कितना है -20 है, तो क्या रख देंगे -20। कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/v बराबर 1, ध्यान रखना इनका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। जो नीचे दोनों दिख रहे हैं इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हम लोग जब इनका, तो आएगा 60। कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन एक तो माइनस में, इसलिए कितना आएगा -60। एलसीएम कितना आएगा -60। तो इस वाले से ध्यान रखना क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे 4 बार जाएगी, तो यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, ध्यान रखना इससे इसमें भाग करेंगे कितना, -4 बार जाएगी, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 4 एकम 4, फिर माइनस है तो माइनस, फिर ध्यान रखना क्या करेंगे, माइनस से माइनस क्या जाएगा, कट जाएगा, 20×3 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। जब ध्यान रखना आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो ध्यान रखना जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -7 बटे -60, माइनस से माइनस क्या जाएगा, कट जाएगा, तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा 7/60, कितना आएगा 7/60। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपको भी पता है इसका तिर्यक गुणा होता है, इसका इसमें होता है, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें होता है। तो जब 60 का 1 में करेंगे तो 60 एकम 7, और 7 का v के साथ करेंगे तो 7v, और 7 का जब 60 के साथ करेंगे, 60 का 1 के साथ, तो 60 एकम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 7 इधर गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो v बराबर 60/7। ये किसका मान निकल के आ गया, v का मान। किसका मान निकल के आ गया, v का मान। प्रतिबिंब ध्यान रखना दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, तो 60/7, काट देंगे 7 एकम 7, और आगे और भी ज्यादा काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7×8 56 दशमलव लग जाएगा, उसके बाद 7×5 35, और फिर क्या आ जाएगा 7×7 49, तो लगभग कितना निकल के आएगा, v बराबर निकल के आएगा 8.57। ठीक है, क्या निकल के आएगा 8.57। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसे निकालें ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा करके तब आगे की चीज को देखिए। ठीक, तो देखो जो दर्पण सूत्र से जब हम लोग लगाए तो क्या निकल के आया, v बराबर निकल के आया था 8.57 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया था, v बराबर निकल गया था, v का मान, कोई दिक्कत नहीं है ना।
दर्पण सूत्र से हम निकालें तो v का मान कितना निकल के आया, तो v का मान निकल के आया 60/7 और जब भाग कर दिए तो आया 8.57 सेंटीमीटर, इतना निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की साइज निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की साइज। तो देखिए प्रतिबिंब का साइज क्या है, v और बटे क्या होता है u, प्रतिबिंब का साइज क्या होता है v/u होता है, ठीक। तो ध्यान रखना v का मान कितना निकला है 60/7, ध्यान रखना, एक मिनट, प्रतिबिंब का साइज क्या होता है v/u और गुणे ध्यान रखना क्या होता है h, गुणे क्या होता है h यानी वस्तु की लंबाई। तो ध्यान रखना अब यहीं से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। v का मान देखना, v का मान कितना है 60/7 है, v का मान 60/7, अब बटे में u का मान क्या है -20, और ध्यान रखना इसके गुणे में क्या लगेगा, ध्यान रखना, तो गुणे में h का मान कितना निकला है, h का मान कितना दे रखा है, ध्यान रखना h का मान 50 दिया है, तो क्या हो जाएगा h का मान 50, ठीक। अब सिंपल देखो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस वाले का इस वाले में क्या हो जाता है, जाके गुणा हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो देखो 60/7 गुणे क्या आ जाएगा 20, ठीक है, गुणे क्या होगा ध्यान रखना -20, ठीक, और गुणे क्या हो जाएगा h का मान कितना है 50। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक। तो अब ध्यान रखना क्या आया निकल के, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आया 3 गुणे, ध्यान रखना 3 गुणे 50 बटे -7, ठीक है। तो ध्यान रखना इससे इसमें भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, ध्यान रखना, तो 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7 और 7 सते 49.7 एकम 7, और उसके बाद कितना आएगा 7 चौक 28, कुल गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ध्यान रखना गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 4 3 12 के 2, 3 एकम 3 1 4, और फिर उसके बाद ध्यान रखना 7 त्रिका 21, 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे गिन के क्या लगा देंगे दशमलव, माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब होगा वो कितना बनेगा 21.24 सेंटीमीटर, माइनस में है कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसलिए माइनस में है तो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना, सब चीज हो गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन ये वाला कैसे लगेगा, दिक्कत नहीं ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान रखना, कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब जो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना हम लोग एक एक चीज को देखेंगे, पहले तो हम लोग ध्यान रखना जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना प्रतिरोध कितना दे रखा है, प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर कितना दे रखा है, प्रतिरोध को दिखाते हैं R से, R कितना दे रखा है, ध्यान रखा, तो 4 ओम, कितना दे रखा है 4 ओम, R का मान दे रखा है, और ध्यान रखना P का मान कितना दे रखा है, यानी कितना उष्मा कितना उत्पन्न करा है, उष्मा हो या हीट हो बात एक ही होती है, तो कितना हीट उत्पन्न करा है, यानी कितनी पावर लग रही है उसमें, जो उष्मा उत्पन्न होगी तो उष्मा भी तो एक ऊर्जा ही होगी, ध्यान रखना जो उसमें उष्मा उत्पन्न होगी वो उष्मा तो एक ऊर्जा का ही न रूप होगी, क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है परिवर्तित होती है, जो उसमें गर्मी उत्पन्न होगी हीट उत्पन्न होगी वो भी तो कोई न कोई ऊर्जा होगी। जैसे मान लीजिए तवा खौल रहा है, आप उस पर हाथ रखेंगे तो क्या होगा, सुलगिए न जाएंगे, समझा कि नहीं, खौलते हुए तवा पे, या मान लो आग का गोला दहक रहा है, कूद जाइए झमदी, क्या होगा सुलग के समाप्त हो जाएंगे वहीं पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब सेंस यही है कि जहां पर भी उष्मा उत्पन्न हो रही है कोई न कोई क्या हो रही है ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है कोई न कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो आप भी समझिए कि यहाँ गर्मी उत्पन्न हो रही है तो कोई न कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो हर सेकंड यानी प्रति सेकंड कितना उष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा, यानी कितना ऊर्जा उत्पन्न हो रही है भाई, ऊर्जा यानी पी कितना हो रहा है 100 जूल, कितना हो रहा है 100 जूल। अब ध्यान रखना हाँ, और क्या कर रहा है विभवांतर ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है विभवांतर, विभवांतर यानी V हमें क्या करना है ज्ञात करना है, V हमें पता नहीं है। फार्मूला ध्यान रखना P बराबर क्या होता है, तो
तो P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे R। ठीक है, ये फार्मूला सिद्ध करके बताया जाता है। यहाँ पे समझ नहीं है कि आपको हम फार्मूला सिद्ध करवाएं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप फार्मूला पढ़े थे तब सिद्ध करवाया गया होगा, अभी यहाँ पे खाली बस सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक, तो P का मान ध्यान रखना, तो R अगर इधर भागत इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा कि नहीं, तब P गुणे R बराबर क्या बचेगा V स्क्वायर। P गुणे R बराबर V स्क्वायर, तो हम लोग इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं कि V स्क्वायर बराबर P गुणे R, लिख सकते हैं कि नहीं? अब सिंपल है, देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ध्यान रखना P का मान V स्क्वायर बराबर, V का मान हमें नहीं पता, V स्क्वायर रहने देते, P का मान कितना है 100, क्या लिख देंगे 100, गुणे R का मान कितना है 4, तो क्या लिख देंगे 4। समझ में आ गई? तो V स्क्वायर बराबर 400, इस पे स्क्वायर हटेगा कहां चला जाएगा, करड़ी में, तो V बराबर क्या आ जाएगा करड़ी में 400। तो करड़ी में से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम करके जोड़ा बनाते हैं। तो ध्यान रखना क्या होगा, तो करड़ी में इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 5 गुणे 5। सिंपल है, देखो खड़े, इसको करड़ी में क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 20, 400 को 20 गुणे 20 लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक जोड़ा बना, तो V बराबर क्या आ जाएगा 20 करड़ी से बाहर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 20 क्या आ जाएगा, कड़ी से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोगों से क्या पूछा था, विभवांतर, तो लिखेंगे विभवांतर बराबर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। कितना आ जाएगा, विभवांतर बराबर 20 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो अगला टॉपिक है, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर आपसे कह रहा है कि विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र का आरेख खींचिए तथा इसकी कार्य विधि का भी क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, विद्युत मोटर को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, विद्युत मोटर को। तो यहाँ आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखना किसका है, ये विद्युत मोटर का ही है। ये विद्युत मोटर का जो आरेख के द्वारा चित्र बनाया गया है। इस चित्र में ध्यान रखना क्या कह रहा है, एक एक चीज आपको डिटेल में समझा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे जो ये आकृति दी रखी है, इसमें देखोगे तो एक ये नॉर्थ पोल है, ध्यान रखना, यहाँ पे देखोगे तो ये एक नॉर्थ पोल है, ये वाला एक क्या है, साउथ पोल है। ठीक, इन दोनों के बीच में एक देख रहे हो एक कुंडली रखी हुई गई है, ये ध्यान रखना आर्मेचर की क्या होती है, कुंडली होती है। ये ब्रूश से क्या है, कनेक्ट की गई है, ये ब्रूश से क्या की गई है, कनेक्ट की गई है। और जब ध्यान रखना इसको ब्रूश को ले आकर के यहाँ से कनेक्टर तार निकाल करके यहाँ बैटरी में क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। और जैसे ही हम लोग इस बैटरी से के द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं, ये गोल 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 क्या होने लगता है, लगातार घूमने लगता है। ध्यान रखना, ये लगातार गोल गोल क्या होने लगता है, घूमने लगता है। बस यही है विद्युत मोटर की संरचना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इस विद्युत मोटर की संरचना में सबसे मेन खास पॉइंट क्या होता है, खास पहलू क्या होता है कि ये दो चुंबक हो गए आपके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दोनों चुंबक हैं, ये ध्यान रखना, एक इनके बीच क्या रखी जाती है, आर्मेचर की कुंडली एबीसीडी रखी जाती है। इस कुंडली को आगे ला करके ध्यान रखना, दो जो है ब्रूसों, कार्बन की ब्रूस, समझ आए कि नहीं, इसमें दो वलय लगा दिए जाते हैं और कार्बन की ब्रूस लगा दी जाती है। तो ये कार्बन के ब्रूसों से ही इनको तार से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, और वो तार कहाँ जाता है, बैटरी में आके जुड़ा रहता है। जब हम लोग बैटरी को जो है, बैटरी से इसमें करंट को भेजते हैं, तो जो फलक ए बी होता है वो क्या होता है, इसमें करंट आ जाता है। तो इधर भी नॉर्थ पोल होता है तो इधर भी नॉर्थ पोल आ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, इनमें टकराव हो जाता है, इसको झटकता है, तो इसको भगाता है, माइनस वाले को खींचता है। जब तक ये उधर जाता है, इतना तेज हो जाता है इनके बीच कि गोल गोल क्या होने लगता है, तेजी से घूमने लगता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया विद्युत मोटर की संरचना क्या होती है, समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत जनित्र की संरचना क्या। जो चित्र आपको दिख रहा है, ये विद्युत जनित्र का चित्र दिख रहा है। ध्यान रखना, ये विद्युत जनित्र क्या है कि विद्युत जनित्र में क्या होता है, ये भी सेम उसी के जैसा ही होता है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, विद्युत मोटर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और बैटरी से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तभी विद्युत मोटर क्या होता है, चलता है। दो विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्त होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करती है। वही जनित्र क्या होता है, जनरेटर को हम लोग किसी सहायता के वजह से घुमाते हैं, जैसे उसको इंजन से कनेक्ट कर दिया जाता है, इंजन से कनेक्ट करके जब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, तो जब इंजन से कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं तो वो जोर जोर से क्या होता है,
तेजी से घूमने लगता है, और तेजी से घूमता है तो इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, चुंबक होते हैं। तेजी से घूमने के कारण इसके क्षेत्र में होता लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, जिसे प्रतिवर्ती विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, या प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना, जो है विद्युत मोटर जो होता है या विद्युत जनित्र क्या होता है, इस तरीके से क्या करता है, काम करता है। तो जो विद्युत जनित्र होता है वो इसी तरीके से क्या करता है, काम करता है। जो विद्युत जनित्र होता है, ध्यान रखना, विद्युत जनित्र एक ऐसी घूर्णन युक्त होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब विद्युत इसकी कार्य प्रणाली को लिखेंगे कैसे, तो देख लो, तो लिख देंगे कि ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखना, जो आर्मेचर की कुंडली एबीसीडी है, ठीक, आर्मेचर की कुंडली एबीसीडी, ध्यान रखना, इसमें जब ध्यान रखना, इसको जब हम लोग घुमाते हैं तो फलक एबी किसके तरफ जाता है, तो फलक एबीसीडी की तरफ जाता है, और जो सीडी वाला होता है वो किसके तरफ आता है, इधर आता है। मतलब कि ये ऐसे ऊपर नीचे जोर जोर से क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो जब ये ऊपर नीचे जोर जोर से क्या होता है, घूमने लगता है, तो इसमें विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रेरित होने लगती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती विद्युत धारा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन करा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखना, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब किसी, ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यही कहता है कि ध्यान रखना, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होकर के, ठीक, यानी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे ध्यान रखना की खोज कौन किए थे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे, माइकल फैराडे किए थे। ठीक है, ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे, फैराडे किए थे। फैराडे क्या किए थे, आर्स्टेड का एक नियम था, आर्स्टेड कहते कि जब हम किसी भी तार से विद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, बिजली को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या करती है, अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते। तो माइकल फैराडे भी उनसे कुछ कम थोड़ी ना थे, ये भी बोले कि अगर विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। तो उसके बीच ले जाकर के क्या करते थे, ये रॉड को लेके जा रहे थे, लेकिन उसमें क्या होता था, विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो रही थी। वो बार बार इसके बीच में क्या कर रहे थे, दो चुंबक, देखो, एक यहाँ चुंबक रखते थे, एक चुंबक यहाँ रखते थे, और इनके बीच क्या करते थे, इन चुंबकों के बीच जो है, इन दोनों चुंबकों के बीच कुंडली को लेके जाते थे, लेकिन विद्युत धारा तो प्रवाहित होती ही नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि ये क्या किए, उसमें ले जाकर के इसको घुमाने लगे जोर जोर से। तो जब ये जोर जोर से ले जाके घुमाने लगे तो उसमें क्या होने लगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। समझ आया कि नहीं। तो जब उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो गई तो उसे ही क्या कहा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। इसी परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किए थे वो माइकल फैराडे किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही आधार पर विद्युत जनित्र हमारा क्या करता है, काम करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आज के क्लास में जितना भी टॉपिक आपको समझाया, हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना, आपका जो पहला पार्ट था, फिजिक्स वाला क्वेश्चन था, ये सब कंप्लीट हो गया। अब आगे के क्लास में हम लोग, ध्यान रखना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सारी चीज हमारी, ध्यान रखना, क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।